उनको ये तर्क दिया जाता था कि तुम चुनाव लड़के अपनी कम्युनिटी के अम्बेडकर बन जाओगे जी। उनको ये तर्क दिया जाता था कि ये डॉक्टर जैसे लोग तो हो सकता है आपको चिढ़ते हो, तो या तो आप हेलीकॉप्टर इनसे वापस लें, इनका वहाँ जाना बंद करें, नहीं तो हमारा गुर्जर समाज इन हेलीकॉप्टरों को गिरा देगा। इतने साधन तो समाज के पास हैं। इतना निश्चित है कि उस समय की गलतियों को किरोड़ी मीणा जी अभी तक नहीं भुला पाते। गुर्जर समाज का फ़ख्र है इस बात का कि ये अपनी परंपराओं को मृत्यु होने पर भी निभाता है। बहुत गहरी बात। चोरा चोरी से बड़ा था जी। दांडी यात्रा से बड़ा था, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग जयप्रकाश जी की यात्रा से कंपैरिजन करते थे। उनकी जेब में से 100 रुपये निकाले और अदब के साथ जैसे बहन को गिफ्ट करते हैं वैसे उन्होंने 100 रुपये दिए। इस सीन को देख के मैंने उस समय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी से कहा था कि देखो, एक बहन तो वो है जो भाइयों की लाश सड़क पर बिछाए हुए है, एक ये भाई हैं कि ऐसे समय भी अपना बहन का मान रख रहे हैं। इस एक सेंटेंस के बाद लगभग हम 15 मिनट रोए थे सब लोग। अकेले पड़ गए थे, प्यासे हो गए थे, बच्चे पहाड़ पे चढ़ गए थे, गोपियाओं से लड़ रहे थे, लेकिन एक बच्चा कब तक हजारों से लड़ता। यहाँ तक भी हुआ कि मैं आपके चुनाव प्रचार में नहीं आऊँगा, गया भी नहीं, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। एक बात और बताता हूँ, ये सेम वाक्य प्रतीक जी के साथ हुआ है। अच्छा। वो अंदर थे, लोग बाहर धरने पे बैठे थे कि उनके साथ जुल्म, उनकी चमड़ी है ना जो गल गई थी, उनको इतना टॉर्चर कर रहे थे। तो ये सेम वाक्य मैं हिस्ट्री में दोबारा पढ़ रहा हूँ। ये सक्सेना जी ने जो वहाँ जेलर हुआ करते थे, उनके कोई मिलने वाले थे, उन्होंने लिखा है प्रतीक जी। अच्छा जी। प्रतीक जी तो अद्भुत। अजमेर जेल में सब क्रांतिकारियों को, आंदोलनकारियों को ले आए, तो आंदोलन स्थगित किया आप लोगों ने, किन शर्तों पे फिर से स्थगित किया गया? उस समय पूर्व कैबिनेट मंत्री शायद संपत सिंह जी भी जेल में आ गए थे और भूदेव दास भी जी थे, करना साहब भी थे, और वार्ताकारों का जो उपस्थित थे उस समूह से ही वार्ता कर रहे थे। सरकार की तरफ से कोई मंत्रिमंडल नहीं था, कुछ IAS अधिकारी थे। चूँकि जेल भरो आंदोलन से 7 दिन से सारी जेलें फुल थी राजस्थान की, सरकार भी चरमरा रही थी और अंदर से साथियों का भी ये संदेश था कि कोई रास्ता निकाला जाए। जी। तो सरकार ने ये प्रॉमिस किया कि हम शीघ्र चिट्ठी भिजवा रहे हैं। फिर से वही प्रॉमिस, हम शीघ्र चिट्ठी भिजवा रहे हैं, आप ये जेल भरो स्थगित करिए, और हम इस जेल भरो के दौरान भी कोई मुकदमे दर्ज हैं तो उन सबको वापस ले रहे हैं, कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। परिस्थितियों को देखते हुए कर्नल साहब ने निर्णय लिया और जेल भरो आंदोलन सरकार के आश्वासन पर स्थगित हुआ। ये बात हो गई 2 अक्टूबर से लेकर से 10 अक्टूबर की हो गई। 10 अक्टूबर 2007। अब जेल भरो आंदोलन हो गया। इस दौरान अब राजस्थान में इलेक्शन भी होने हैं 2007 के एंड में, 2008 के एंड में होने हैं। उससे पहले डॉक्टर साहब एक राजनीतिक यात्रा मान लो उसको कि जब देखो, मैं आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो राजनीतिक भी हैं और मुझे लगता है उन क्वेश्चनों को भी पूछना चाहिए। तो इसके बाद में आंदोलन की 2 धारा बनी। एक को जो आपके विधायक जिन्होंने इस्तीफा दिया था, अतर सिंह जी, प्रहलाद गुंजल साहब, और ये थे, एक आप वाला जो था ये था, तो उन्होंने एक यात्रा निकाली, न्याय यात्रा। उसका प्रभाव रहा सेकंड वाले आंदोलन पे 2008 पे, या फिर आप समिति का ही वापस से हो रहा, और इस बीच आपकी क्या भूमिकाएं रही? गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति नॉन पॉलिटिकल था, नॉन अलाइंड था जी। उसमें एक भी राजनेता नहीं था। तो एक धारा तो ये थी कि आंदोलन को नॉन पॉलिटिकल रखते हुए मांग को बरकरार रखा जाए, महासभाएं, पंचायतें, धरने चलते रहें। दूसरा सोच आदरणीय है उस समय के विधायक प्रहलाद जी का, अतर सिंह जी बड़ाना जी का, जिन्होंने भी कुर्बानी दी थी, अपने पद त्यागे थे, वो राजपुरुष थे, राजनीतिक थे, तो उनका ये था कि इसका समाधान राजनीतिक युद्ध में है, राजनीतिक लड़ाई लड़नी चाहिए, राजनीतिक दल के थ्रू लड़नी चाहिए। तो उनकी ये धारा चल रही थी। और लेकिन समाज को केवल एक ही मांग थी कि गुर्जर समाज की ST की चिट्ठी जानी चाहिए। तो आप इधर थे या उधर थे? नहीं, मैं राजनीतिक तो कभी नहीं था, मैं राजनीतिक यात्रा में तो कभी नहीं था। मैं कर्नल साहब की टीम का ही था। कर्नल साहब की यात्राओं में ही कहीं मीटिंग होती थी तो जाते थे, लेकिन राजनीति में कभी नहीं रहा। जी। 2008 की शुरुआत फिर से हुई, तो उससे पहले क्योंकि आपको एक अनुभव भी आ चुका था, पहले वाले आंदोलन से भी, जेल भरो आंदोलन से भी, वार्ताओं से भी, उसके बावजूद भी हम देखते हैं या समाज देखता है कि वो ही रिपीट हुआ जो 2007 में रिपीट हुआ था।
तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसे नहीं थी कि हम उसको अच्छा सा कर सकते थे? अच्छा सा करने का प्रयास धौलपुर की महासभा के बाद हुआ था जी। वहाँ 151 आदमी की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना ली गई थी जी। कि अब इस आंदोलन का संचालन ये प्रबुद्ध, राजनीतिक अनुभव वाले, कानून जानने वाले लोग करें। उसमें आप लोग भी थे, संघर्ष समिति के लोग? उसमें संघर्ष समिति के अलावा उस समय के विधायक, पूर्व विधायक, प्रहलाद जी भी, अतर सिंह जी भी, कुछ प्रांत से बाहर के लोग भी ऐसे करके थे। वो इनलिस्ट हो गई थी, फाइनल हो गया था। कुछ तो ऐसा हुआ कि वो सभा होते होते वो बात फिजल आउट हो गई जी। मानी वो समिति कार्य रूप में आ नहीं पाई और बड़ी मायूसी में धौलपुर की सभा समाप्त हुई थी जी। तो 2008 के आते आते भी जी। केवल कर्नल साहब ही अकेले नेतृत्व थे। देखिए डॉक्टर साहब, मैंने कर्नल साहब से भी, मेरे उन 3 वीडियो अभी सेव हुए हैं कर्नल साहब के साथ वार्तालाप के, बड़े लंबे लंबे। उनमें मैंने वो क्वेश्चन उनसे भी पूछा, और चूंकि आप उस आंदोलन के शुरुआती लोग हो, वो मतलब एक बहुत बड़े वर्ग में ज़्यादा समझ नहीं थी उस दौरान, इसको हमें स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो वो लोग थे जिनको अच्छी समझ थी। उसके बावजूद 2007 के बाद 2008 रिपीट हो गया। तो आप लोगों पे एक सामाजिक प्रेशर तो था ही। क्या कभी आपने कर्नल साहब से इस बात पे डिस्कस नहीं किया? बहुत बार होता था, बहुत बार डिस्कस भी करते थे और बहुत बार हमारे विचार भी अलग अलग होते थे। ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने कह दिया वही मान लिया जाता था, लेकिन अंतोगत्वा निर्णय उनका ही होता था, वो इसके हेड थे। 2008 के बारे में कुछ तो ऐसा हुआ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों से विचार करके किया हो, ये मेरे ज्ञान में नहीं है, क्योंकि किसी तैयारी बैठक में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, कभी हुई भी नहीं। ऐसा क्या रहा? कोई हुई भी नहीं होगी शायद। नहीं, एक बैठक हुई है जहाँ तक मुझे याद है। बयाना में एक बैठक होती है, उससे पहले, आंदोलन से पहले बयाना में एक बैठक होती है, और जहाँ मैं देखता हूँ उस फोटो में आप भी हो। बयाना में जो बैठक हुई है वो 2008 से पहले की नहीं है, 7 और 8 के बीच की है, मतलब आप अच्छा वो बैठक है चौधरी या नंगला की बैठक है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और वो एक जनसभा थी। हाँ हाँ। और उसमें लेकिन आप पास ही बैठे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल होंगे हम। वो हर सभा में लगभग ये ऐलान किया जाता था कि सरकार देखो हम अभी शांतिपूर्ण हैं, कोई बात नहीं बिगड़ जाए। बल्कि हर सभा में ऐसे 10-20 लोग और ये होते थे कि तब ट्रेडमार्क बन चुका था रेल रोको। उस सभा में भी कुछ युवाओं ने कहा था कि यहाँ से ये 3 किलोमीटर दूर रेलवे लाइन है दिल्ली जयपुर, लेकिन तब हमारा ये बिल्कुल मंतव्य नहीं था कि इस तरह की घटनाएं रिपीट हों। अच्छा, आपने ये तय कर लिया? हाँ हाँ हाँ, हम कर्नल साहब को भी ये राय देते थे कि हमें जो स्वीकार्य नहीं है वो हिंसा के मार्ग से थोड़ा पीछे हटना चाहिए। लेकिन कर्नल साहब के एक तर्क में भी दम था। वो ये कहते थे हिंसा हमने थोड़ी की है। हाँ, हिंसा तो सरकार ने की है। हिंसा तो सरकार ने की है, और फिर हम इनको क्या जवाब दें? अभी भी तो सरकार हम पर एक तरह की इनडायरेक्ट हिंसा ही तो है। तो वो आंदोलन की रूपरेखा की बैठक नहीं थी। अच्छा, बस सिर्फ जनसभा थी? सिर्फ जनसभा थी। उनके हिंडौन के निवास पर कोई तैयारी बैठक बाद में मुझे पता चला कि 2-5 लोगों ने की थी जी। फिर देवरैन और तिघरिया में कुछ बैठकें, क्योंकि वो हमारे स्थानीय गांव में वहाँ हुई थी। और पीलूपुरा वन में ज़्यादातर जाने वाले तिघरिया और देवरैन से ही थे। आप अगर वो लिस्ट निकालेंगे भी वही है, वही क्योंकि उनसे दूर भी बहुत पड़ता है वो। लेकिन जुनून था। हाँ, कर्नल साहब के फॉलोअर थे, वो पहुंच गए। नहीं डॉक्टर साहब, आप इसको गलत ले रहे हो। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये आप ये मान के चलो, आप और जो आंदोलन की स्टडीज देख रहे हो, बाकी जगह तो धरने लगे हैं, लोग शहीद हुए हैं, लोकल शहीद हुए हैं, उसमें ऐसा क्या हुआ कि वहाँ से है जो पब्लिक, वहाँ भी बहुत आसपास गाँव थे, और आप फिर उसमें कब गए? 2008 में जिस दिन ये पहले दिन आंदोलन चालू किया था उस दिन मैं घटनास्थल पर नहीं था जी। और मैं तीसरे दिन वहाँ पहुँचा हूँ। मेरे से दूरी भी ज़्यादा है, मेरे को कम्युनिकेशन भी नहीं था, लेकिन जब वहाँ ये घटना हो गई उसके बाद में तो पहुँचना ही था। तो मुझे पता है कि ये घटना 23 तारीख को हुई थी। मैं 25 को जयपुर से, मैं और मेरा एक छोटा भाई है आमोद, जयपुर से हमारे एक छोटी सी कार होती थी, उससे जब जयपुर से निर्जल रास्ते से गए, पूरी सड़क खाली थी। दौसा भी तब तक शहीदी हो चुकी थी। हाँ बिल्कुल, सिकंदरा चौराहे पे। तो सिकंदरा चौराहे पर मैं 2 घंटे वहाँ बैठा और वहाँ फिर उपस्थित लोगों ने मेरे को कहा कि साहब आप कर्नल साहब के पास पहुँचो। तो मैं वहाँ पर 24 की रात को पहुँचा हूँ जी, पीलूपुरा में।
तब तक वहाँ ये वाक़या हो चुका था। एक चीज़ और है डॉक्टर साहब जो आपके लिए आम तौर पे समाज में कही जाती है, और वो आप देखते हो तो कर्नल साहब की शव यात्रा में भी समाज ने उसको देखा कि कर्नल साहब के कोई सबसे ज़्यादा प्रिय थे सलाह लेने में आपसी, मतलब कभी आप लोगों के आपस में मनमुटाव भी हुआ होगा, कुछ छोटे मसले कुछ बड़े मसलों के, लेकिन उनकी शव यात्रा में भी देखते हैं कि उनकी फैमिली के अलावा उस रथ पे सिर्फ आप थे, और वैसे भी लोग आपको कर्नल साहब का लक्ष्मण कहते हैं। 25 तक आप गए तो उस दौरान भी तो आप लोगों के बीच वार्ता हुई होगी कि भाई क्या कर दिया बिना पूछे नहीं, बिना समझे? उस समय वार्ता नहीं हो पाई हमारी। उस समय हमारे ही समाज के कुछ और भी उग्र युवा नेता थे जी। उन्होंने शायद कर्नल साहब को ये कहा था कि ये जो डॉक्टर साहब हैं ना, ये सरकार से सेटिंग कर लेते हैं जी, तो आप इनको दूर रखो तो अच्छा है। तो उस समय मैं वार्ताओं का हिस्सा नहीं था, और मुझे इस बात की कोई जिद भी नहीं थी, कोई मेरे लिए वो कोई पद भी नहीं था। लेकिन हाँ, उस समय कर्नल साहब ने ही ये कन्वे कर दिया था, बल्कि एक पब्लिक स्टेटमेंट भी दे दिया था कि भाई डॉक्टर साहब हमारी अभी टीम के मेंबर नहीं हैं। और श्री यशवीर जी और मैंने उस समय जयपुर में एक प्रेस वार्ता की थी। मैं वहीं आ रहा था। हाँ। और चूंकि ये 24 को मैं जयपुर में था तो प्रेस वालों को कहीं पता चल गया था, तो हम उस समय हमारे अपने ही मकान में ठहरे हुए थे, तो प्रेस वाले वहाँ पहुँच गए। और प्रेस के 2 ही बिंदु मुझे याद हैं, डॉक्टर यशवीर जी तो हमारे समाज के बहुत बड़े नेता हैं, कि भाई आगे इस आंदोलन में क्या हो रहा है ये मार्गदर्शन लेने के लिए हम पीलूपुरा जा रहे हैं, कर्नल साहब के पास जा रहे हैं। कहते जी क्या निर्णय होगा? जो आंदोलन का नेता करेगा वो निर्णय होगा। तो ये एक बातचीत का विषय वहाँ की वार्ता का रहा था, उसमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं हुई थी। नहीं डॉक्टर साहब, जब आप वहाँ गए कर्नल साहब से कुछ तो बात हुई होगी ना कि 7 के बाद 8 में रिपीट हो गया। देखो वो बहुत गलत, मतलब अभी आप तो उसको हीरोशिप से कुछ भी ले सकता है समाज सोसाइटी तो तय करते हैं, लेकिन आंदोलनों की जो रणनीति है उसमें अगर आप एक बार शहीदी दे चुके हो फिर बार बार आप अगर ये हो रहा है तो उसको रोका जा सकता है। इसकी समीक्षा हुई हो कभी? मुझे ऐसा नहीं लगता। 2008 के उस पीलूपुरा वन में मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। उस 10-12 दिन के दौरान मैं वहीं रहा था, फिर भी नहीं हो पाई। और बाद में रामवीर जी और जौनापुरिया जी और एक डॉक्टर नोएडा के वो वार्ता के मध्यस्थ बने। वो एक हेलीकॉप्टर लेके वहाँ पहुँचे, वो हेलीकॉप्टर बाद में जयपुर गया, और इस सारे सीन में मैं कहीं नहीं था। अच्छा डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब इस आंदोलन से जुड़ी हुई जैसे सिकंदरा में हुई ये बहुत सी शहीदियाँ हुई, उन पे अपन फिर कभी मैं आपका टाइम लूँगा। अभी मेरा एक और जो क्वेश्चन था वो ये था, जो ज़्यादातर लोगों का भी क्वेश्चन है, कि जो लालसोट में जातीय हिंसा हुई उसका जो उन लोगों को जो न्याय मिलना था वो कहीं भी वार्ताओं में आज तक, मतलब आप देखो कि आंदोलन एक अलग चीज़ थी, आपसी जातीय संघर्ष में लोग मरे, उसकी कभी समिति ने डिमांड नहीं रखी? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली पहली बात तो लालसोट की घटना बहुत ही दर्दनाक और दुखांत वाली बात है। घटना के 3रे दिन ही मैं पहुंचा था वहाँ पे, और जो उसके वृत्तांत सुने थे वो दिल को फाड़ने वाले, चीरने वाले हैं। वहाँ जो एक समाज विशेष बचता है और जो हमारे इस आंदोलन से घृणा करता था जी, ये उनके द्वारा किए हुए मर्डर थे जी। लेकिन और उन मर्डरों को भी विभीत प्रदर्शन किया था। उनको मारने के बाद पैर बांध के घिसा गया था मार्केट में, ऐसा लोगों ने हमें बताया। ऐसा भी हमें लोगों ने बताया कि अकेले पड़ गए थे, प्यासे हो गए थे, बच्चे पहाड़ पे चढ़ गए थे, गोपियाओं से लड़ रहे थे, लेकिन एक बच्चा कब तक हज़ारों से लड़ता, तो उनको ऊपर जाके किल किया गया। ये मर्डर थे। मांग थी हमारी वार्ताओं में कई बार, उस समय के गृह मंत्री बार बार ये चर्चा करते थे कि हम कंसीडर करेंगे, बल्कि इसमें एक बहुत ही चुभने वाली घटना उस दौरान की है। जी, वो क्या थी डॉक्टर साहब? कहीं पर कोई हाई कोर्ट है वहाँ मीणाओं का, जी, नांगल में, नांगल राजू। तो इस घटना के दिन 2 घंटे 3 घंटे पहले वहाँ तत्कालीन काबीना मंत्री करोड़ी जी पहुँचे थे, खाद्य मंत्री हुआ करते थे, और उनके उससे उत्साहित होके वहाँ के पागलों ने ये काम किया था। जी। तो जब जयपुर में मेरे से मीडिया ने पूछा कि ये कैसे हो गया, तो मैंने बहुत ही कड़े शब्दों में उस समय वो मंत्री जी की निंदा की थी और मुख्यमंत्री से ये मांग की थी कि या तो आप हेलीकॉप्टर इनसे वापस लें, इनका वहाँ जाना बंद करें, नहीं तो हमारा गुर्जर समाज इन हेलीकॉप्टरों को गिरा देगा। इतने साधन तो समाज के पास हैं।
ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा मीडिया में चली थी। हम उस समय बहुत गुस्सों से लाल बबूला भी थे, क्योंकि ये अगर कभी तो मिलेगा ये दृश्य लोगों को, खोजबीन करेंगे तो लोग, क्योंकि बाद में हम लालसोट भी पहुँचे, उनके मकान देखे, वो पहाड़ देखे। और जब वार्ताओं का दौर हुआ तो कम से कम 3 बार तत्कालीन गृह मंत्री शांति धारीवाल जी की अध्यक्षता में जो कमेटी थी उसके सामने मांग आई कि उसका न्याय हो, बाद में उसका न्याय हो। तो 2 तर्क हमारे पास दिए जाते थे कि एक तो लालसोट से भी उनके परिजनों ने भी कभी ऐसी मांग नहीं की, एक तो ये था। दूसरा ये था कि जब बंसल आयोग गठित हुआ 2007 के आंदोलन पे समीक्षा के लिए, तो हम 3-4 प्लीडर्स के अलावा वहाँ कोई प्लीड करने नहीं गया। देखो कितनी शर्म की बात है एक प्रकार से। यहाँ तक कि कोर्ट में भी FIR या तो ली नहीं गई या दर्ज नहीं हुई। इन 3 फैक्ट्स के कारण मैं उन 4 शहीदों के घर गया हूँ, लालसोट घर घर गया हूँ, हम उसमें न्याय तक नहीं पहुँच पाए। ये अफसोस है, बहुत ज़्यादा अफसोस है। जब भी अभी उस रास्ते से वहाँ हनुमान जी के मंदिर पे निकलते हैं, बैठते हैं, उन घटनाओं को याद। मैं एक आपको बीच में रोका, सॉरी। एक बात जो मैंने कर्नल साहब से भी पूछी थी, हालांकि उनको बहुत अटपटा लगा, लेकिन मैंने पूछ डाली क्योंकि मेरी आदत है कि सवाल बोल देना चाहिए जो लोगों से आते हैं। ये था कि सरकार ने, मतलब मुख्यमंत्री और कैबिनेट में ये चर्चा हुई कि इनको कैसा रोका जाए। मीणाओं को सरकार के द्वारा मोबिलाइज किया गया, और ये भी कहा जाता है, अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप इसकी पुष्टि करो, सही करो, गलत करो, ये मेरा वीडियो है जिसमें कर्नल साहब से मैंने एक क्वेश्चन पूछा। ये भी कहा जाता है कि दोनों किरोड़ियों के बाद में इसमें बात भी हुई, क्या कि इसको यहीं, इसकी मांग को खारिज कर दिया जाए। नहीं, मेरे को लगता है कि जातीय हिंसा का डर या अपने पाप खुल जाने का डर, कुछ तो कारण रहा होगा। नहीं तो कर्नल किरोड़ी साहब इतने बहादुर थे कि वो अपने बच्चों की जान के ऊपर कोई समझौता करें, ऐसे आदमी को भी नहीं थे। परिस्थितियाँ कुछ भी हों, हाँ इतना निश्चित है कि उस समय की गलतियों को किरोड़ी मीणा जी अभी तक नहीं भुला पाते। उनका गलत था, उन्होंने मीणाओं के समाज को उद्वेलित करके गुजरों पर चढ़ाई की थी। 2007 में भी पीलूपुरा को घेरने की योजना बनाई गई थी। अच्छा, 8 में भी की थी? 2007 में जब हम पीपल खेड़ा आंदोलन पर बैठे थे, तब पाटौली से नेक्स्ट गांव मीणाओं का है, शिमला। वहाँ पर महापंचायत थी, वहाँ से ऐलान किए जाते कि या तो उठ जाओ नहीं तो हम घेर लेंगे। रात भर हम ये ऐलान सुनते थे। तो कहीं ना कहीं ये भ्रमित किया गया हमारे उन मीणा भाइयों की, साधारण जनता को भी, कि ये तुम्हारा आरक्षण छीन रहे हैं। जी जी, अब तो उनमें पढ़े लिखे लोग इस बात को कहते हैं कि यार हम कितनी गलती में थे उस टाइम। तो उस गलती ने इन दोनों कम्युनिटीज़ के प्यार को तार तार कर दिया, और वो गलती खुद जो करने वाले थे उनको बहुत भारी पड़ी। अभी भी भुगत रहे हैं। अगर आपका एक बड़ा नेता उनकी मदद नहीं करता इस बार भी, तो इस बार भी मतलब वो गुजरों ने उनको ले तो रखा है ना कि हमारे साथ इतना हुआ है। राजनीति कई तरह के समझौते करवा देती होगी, मैं तो राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, पर इतना तो ज़रूर है कि वो पाप इतना बड़ा था जी कि वो धुल नहीं सकता। एक और क्वेश्चन डॉक्टर साहब जो मैं आपसे अभी करता हूँ, बाद में कर्नल साहब जाके इलेक्शन लड़े, तो उस दौरान आपकी उनके इस सिलसिले में कोई बात हुई, आपसे राय ली हो कि लड़ ले नहीं लड़े? बात हुई जी, झगड़ा हुआ। अच्छा, आपने कहाँ सुनी हुई? हाँ, माँ बहन की बात हुई। यहाँ तक भी हुआ कि मैं आपके चुनाव प्रचार में नहीं आऊँगा, गया भी नहीं, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। ये उन्होंने मुझे एक इंटरव्यू में कहा कि ये मेरे से हुई गलती। ये एक गलती हमारे पूरे हिंदुस्तान में हमारे आंदोलन को बदनाम कर गई, और उस भोले भाले सैनिक व्यक्ति कर्नल साहब को राज के धूर्त लोग होते हैं, उन्होंने मूर्ख बना दिया। उनको ये तर्क दिया जाता था कि तुम चुनाव लड़के अपनी कम्युनिटी के अम्बेडकर बन जाओगे जी। उनको ये तर्क दिया जाता था कि ये डॉक्टर जैसे लोग तो हो सकता है आपको चिढ़ते हो तो नहीं करते हो। उनके नज़दीक आने के लिए लोग ये सोचते थे कि डॉक्टर साहब को थोड़ा सा साइड किया जाए, कुछ किया जाए। बल्कि वहाँ CID में कुछ हमारे भी मित्र होते थे, वो हमें बहुत पहले 3-4 महीने से सावचेत भी कर रहे थे कि डॉक्टर साहब सरकार की ये योजना है कि आपके टूट कर दी जाए, अलग अलग कर कुछ किया जाए। मैंने कहा यार मेरे तो कोई हित ही नहीं है, मेरे पास कुछ खोने कोई नहीं है, तो मैं क्यों टूटूंगा? वो मेरे बाप के समान है, मैं दूर होके भी जाऊंगा कहाँ? लेकिन अब मुझे पता चलता है कि सरकारों के पास कितने साधन होते हैं। तो कर्नल साहब खुद भी कई बार कंफ्यूज हो जाते थे, तो वो कहते थे यार मैं समझ नहीं पाता गवर्नमेंट की, स्पेशली दिस CM इज़ माई फ्रेंड और माई एनिमी, जिसको कहते हैं ना गुगली।
वो चुनाव वो जीत भी जाते तो भी हारे हुए थे, और हार तो गए ही। लेकिन राजस्थान के इस आंदोलन की उस चुनाव से पहले बहुत इज्जत अखिल भारत में थी। जी, बहुत से लेखकों ने इसे सदी का बड़ा, इस पूरी 20वीं जो 19वीं सदी 20वीं सदी का 100 साल के अंतर में बड़ा आंदोलन बताया। चोरा चोरी से बड़ा था जी, दांडी यात्रा से बड़ा था। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग जयप्रकाश जी की यात्रा से कंपैरिजन करते थे। लेकिन वो जो राजनीतिक गलियाँ होती हैं वहाँ मात खा गई। वो फौजी बलिदान करना तो जानते हैं, लेकिन राजनीतिक लोगों से कैसे डील किया जाए, या तो कोई राजनीतिक अनुभव होता या कोई ऐसा सलाहकार मंडल होता। डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन अभी है, इलेक्शन हो गए, कर्नल साहब हार गए, फिर से आंदोलनों की राह पे आए, फिर महापड़ा हुए, फिर आप वापस कहाँ से ज्वाइन करे या नहीं रहे साथ में? 2014 में हमारी पद यात्रा हुई करौली से जयपुर, जिसमें गाजीपुर में महापड़ाव पड़ा था। गाजीपुर में महापड़ाव किया था, पर पहले एक दिन का पड़ाव करौली था जी। और तब तक वो सभी पदों से इस्तीफा दे चुके थे, बीजेपी के सभी पदों से, और विशेष आमंत्रित सदस्य भी थे केंद्रीय समिति में, उससे भी इस्तीफा दे चुके थे। और उन्होंने वायदा किया था मैं पुनः कभी राजनीति में सक्रिय नहीं हूँगा, मैं जो कुछ भी करूँगा समाज के लिए करूँगा। तो इन बातों को देख के आंदोलन तो चल ही रहा था, हम तो आंदोलन में ही थे, तो हम फिर साथ साथ थे। 2014 में ये पद यात्रा वहाँ से चलते चलते वाया महुआ, गाजीपुर, यहाँ तक कि सिकंदरा रुकी, 3 दिन रुकी, और सिकंदरा में वार्ता के बाद ही स्थगित हुई। सिकंदरा में बहुत बड़ी सभा हुई थी। सिकंदरा का चौक गुजर चौक मशहूर हो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जितने भी पहाड़ों से उतर के लोकगीत होते थे ना, रात भर चलते रहते थे। हमारे बहुत सारे वहाँ साथी आंदोलनकारी गीतों से ही आंदोलन कर देते थे। उसके बाद में पीलूपुरा 2 भी हुआ जी, और गर्मियों में ही हुआ, तब भी हम साथ साथ में थे पीलूपुरा में। और पीलूपुरा का जो एक्सटेंशन होता चला गया, वो ठिठुरती ठंड का आंदोलन था। एक था पूरी गर्मियों का, पीलूपुरा 2 था पूरी ठंड में, सर्दियों की ठंड, जनवरी की ठंड का। और पीलूपुरा 2 के बाद में इस बीच में हमें 1% का आरक्षण मिल गया था। तब तक सरकार भी गहलोत जी की आ गई थी, और 1% आरक्षण विधिवत मिलने लग गया था। तो 1% ये था, ओबीसी का था, और जो मेरिट में आ रहे थे 3-3 लाभ हमने उस दौरान लिए। तो 1% से भी लोगों को उम्मीदें बन गई थी जी। अब और उनको पहली बार ये लगा था कि संघर्ष कुछ भी सही, चाहे भागते चोर की लंगोटी सही, एक बाल सही, तो मिल गया था जी। तो डॉक्टर साहब वापस से आप इकट्ठे हुए, 2008 से लेके 13 तक कांग्रेस की सरकार रही। ये दिसंबर से 2008 दिसंबर से लेके 2013 तक कांग्रेस ने हमारे लोग नहीं मारे, बीजेपी ने लोग मारे। दोनों के तौर पे हम लोग, अगर आप, क्योंकि आप दोनों को देखे हो, तो क्या मानते हो कि दोनों में से क्या, कि उन्होंने भी सिर्फ गोली दी, चलो ठीक नहीं, एक ना अत्याचार और जुल्म भी किया, दूसरे ने भी कैसी भावनाएं रखी? नहीं, अगर आप, मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्रियों की तुलना करवाते हो तो ये तो मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात होगी। लेकिन आप स्वयं कह रहे हैं कि गहलोत जी के राज में एक गोली नहीं चली, एक डंडा नहीं चला, वार्ताएं हुई, कहीं खून खराबा नहीं हुआ, और आरक्षण भी उसी समय में मिला। ये बाद में भी उनकी सरकार में मिला। उन्होंने मुझे, गहलोत जी से एक दिन हम डिस्कस करे तो वो ये बताया भी कि मैंने उनको आप लोगों को ऐसा चाहिए, आपकी ऐसा चाहिए बनाए, इस सच को हमें स्वीकार करना चाहिए जी। एक और क्वेश्चन था डॉक्टर साहब, इस दौरान ऐसा कोई वाक्य, क्योंकि वसुंधरा जी तो बयान जी थी और उनकी जो बिटियां थी वो गुजर थी, तो कभी आप लोग गए होंगे वार्ता पे, तो राजनीति तो हर तरीके के पहलुओं को यूज़ करती है मामलों को शांत करने के लिए। तो कभी वसुंधरा जी की जो बहू है, बेटे की पत्नी है दुष्यंत जी की, निहारिका जी, वो कभी आपके साथ वार्ताओं में बिठाया, उन्होंने कभी ऐसा हुआ हो? एक ऐसा वारदात मुख्यमंत्री निवास पर हुआ था, एक ऐसा वाकया जी, जब बातचीत के बीच में ही मुख्यमंत्री महोदया अपनी बहू को ले आई थी जी, और उनको इंट्रोड्यूस कराया था कि ये आपकी बहन है, खटाणे है। हाँ जी, वो भी खटानी है। तो हमारे वार्ता में एक प्रतिनिधि खटाणे थे। अच्छा। वो तुरंत सहसम्मान खड़े हुए, उनकी जेब में से 100 रुपये निकाले और अदब के साथ जैसे बहन को गिफ्ट करते हैं वैसे उन्होंने 100 रुपये दिए। इस सीन को देख के मैंने उस समय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी से ही कहा था कि देखो, एक बहन तो वो है जो भाइयों की लाश सड़क पर बिछाए हुए है, एक ये भाई हैं कि ऐसे समय भी अपना बहन का मान रख रहे हैं।
इस एक सेंटेंस के बाद लगभग हम 15 मिनट रोए थे सब जम के। ये बात सीएम शायद सीएम पे, सीएम के व्यास हुआ है। और उसके बाद वो वार्ता स्थगित तो करनी पड़ी। हम सभी लोग बहुत भावुक हो गए थे। प्रहलाद जी गुंजल उस वार्ता में थे, हरी सिंह जी थे, और बिना कुछ कहे ही अधिकारी भी ये समझ गए थे कि अब दूसरा दौर शाम को या कल करेंगे, और रोते रोते सभी बाहर आ गए थे, अपने गम अलग कर रहे थे। बहन को भी लगा होगा ना कि ऐसी कौन बहन है जो अपने भाइयों की डेड बॉडीज के साथ में या वार्ता में रहे। हाँ, मुझे भी लगा था कि ये शब्द कहीं ईश्वर ने कहलाए होंगे, लेकिन ये एक ऐसा सेल था जो पार हो गया। और सच्चाई भी है, ये सच्चाई भी है कि मेरे को गुर्जर समाज का फ़क्र है इस बात का कि ये अपनी परंपराओं को मृत्यु होने पे भी निभाता है। बहुत गहरी बात है। मतलब अगर इससे अच्छी क्वालिटीज़ को देश के काम में लिया जाता तो मैं समझता हूँ कि इस कौम के कितने ही लोग ब्रिगेडियर और जनरल ऑफ आर्मी होते आज की तारीख में। अगर इनकी इस वीरता को देश की रक्षा में लिया जाता। आज ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ी। आज ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए कि हमारे जज क्यों नहीं है, हमारे रेलवे के बोर्ड के चीफ क्यों नहीं है, हमारे शिक्षा निगमों के हेड क्यों नहीं है, हमारे आज तो कोई जनरल ऑफ आर्मी नहीं बना। आज वीसी विक्टोरिया कमल राम की बात करते हैं जो 140 देशों का हेड बन गया था वीसी मान के। ये इसलिए नहीं कि हम कम योग्य हैं, ये इसलिए है कि हमारे से आगे चलने वाले लोग चाहे 3% ही हों, 2% ही हों, लेकिन वो हमसे ज़्यादा होशियार, चतुर, धूर्त और हमें धोखा देने में बहुत होशियार हैं। इसीलिए आरक्षण को अलाउ नहीं किया गया, इसलिए बहुत सारी उस समय की घटनाओं को पानी के नीचे, प्रेस के नीचे दबा दिया गया। लेकिन मैं आपको बधाई देता हूं कि इस तरह के अंक ला ला एक और है, जैसे किसी भी आदमी को अपने अपराध या अपने गलती का इश्यूज हो, तो कभी वसुंधरा जी को लगा कि मेरे से गलत हुआ है, या उन्होंने कभी ऐसे सोचा कि मेरे से गलत हुई है, मैं माफ़ी मांगूं। जैसे आप देखते हो आंदोलन के बाद में वो फिर वहाँ महाराज जी के यहाँ जाती है, चापसू के पास में, और पीपल का मुझे ये तो पता नहीं कि उनको कभी ऐसा लगा होगा कि नहीं लगा होगा। कोई हम बहुत फ्रीक्वेंटली तो मिलते नहीं हैं, साल 6 महीने में कभी मिलना होता है तो। लेकिन एक बार उन्होंने जब हमने ऑफ़र किया कि आपकी सरकार के पास कुछ भी देने को नहीं है तो आप हमारे साथ चलो और जनता के बीच में केवल माफ़ी मांग लो, गुजर अपने घर चला जाएगा। बड़ी बात। कन्ना साहब और मैं दोनों, उनको वो एक मत हो भी गई थी कि जब कुछ नहीं है तो मैं आपके साथ चलती हूँ, जो मेरा बनेगा मेरे भाई हैं जो बनाएंगे। एक वृत्तांत ऐसा हुआ था। एक बार और भी किसी भावुक माहौल में उनमें से कहा था, डॉक्टर मैं और तो दुनिया को क्या विश्वास दिलाऊं, पर जिस दिन 2007 में गोलियां चली थी उस दिन मेरा खुद का प्लेन क्रैश हुआ था। मैं दिल्ली में थी और 2 घंटे तक तो एयरपोर्ट पे क्रैश हुई थी। वी कैन वेरीफाई द फैक्ट्स फ्रॉम द एयरपोर्ट अथॉरिटीज़। और उस दिन मैं ना जयपुर में थी ना राज्य में थी। तो कहीं ना कहीं इसमें ये बू आती है कि पीछे बैठे हुए लोगों ने जो व्यवस्था है, जिनकी बात अभी आप कर रहे 2%, 5% जो मूर्ख है, धूर्त हैं, इसकी कभी ना कभी तो कोई रिसर्च जरूर होगी, ऐसा उन्होंने बताया था। लेकिन वो विलेन बनी, बाकी सब लोगों ने बीएंगे सीएम, उन्हीं को लेना भी था। मैंने उनसे टाइम भी लिया है, शायद कभी उनसे इन चीज़ों को क्वेश्चन, क्योंकि उनके यहाँ से 2 बार तो टाइम हमें मिला नहीं। ये कहा है कि आगे कभी दिए जाएंगे। ये इस बातों को अपन यही बातचीत को अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब, ये मैं एक और क्वेश्चन कहता हूँ। डॉक्टर रूप सिंह को आंदोलन का कोई ऐसा वाक्य जिसको डॉक्टर रूप सिंह कभी नहीं भूल पाएगा? बहुत है, कोई ऐसा बहुत समय से मैंने आपको बताया था ना उदयपुर जेल का अनुभव जी। जेल में जब हम पर होने वाले अत्याचारों को सरकारी नौकरी में रहने वाले लोग भी बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो एक अपने आप में एक अनुभव था। वहाँ की जितनी भी पीड़ाएं होती थी वो एक क्षण में काफूर हो गई, और जो डीएनए का रिश्ता होता है जो खून वो सामने आ गया। डॉक्टर साहब एक बात हो रहा है, आंदोलन हुआ, आरक्षण मिला, जिनके बच्चे गुजर गए थे उन माओं को तसल्ली भी नहीं मिली। मतलब जो लोग
अब इसमें भी दो बातें निकल के आती है। हमने कर्मचारियों से ये पूछा कि आप लोगों की जिम्मेदारी बनती थी उन परिवारों के लिए, क्योंकि बहुत से उसके बाद में जैसे आप कहते थे कभी आप 3 डॉक्टर हुआ करते थे, अब आपके हज़ारों डॉक्टर हो गए हैं, हज़ारों लेक्चर्स हो गए हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स हो गए हैं, RAS हो गए हैं, SDM तहसीलदार हो गए। लेकिन जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं उनका दर्द साझा नहीं हुआ। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने एक पहली तनख्वाह दी थी, वो बैचलर फाउंडेशन को दी, तो उस पर भी तो काम किया जा सकता था डॉक्टर साहब। कर रहे हैं। हर समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं, जिनको अच्छी सुनने की आदत होती है वो अच्छी सुन लेते हैं। अभी राजस्थान गुर्जर कर्मचारी अधिकारी परिषद जो संगठन है, GCAP 2-3 जगह GCAP भवन का निर्माण का भी उद्घाटन हुआ, उसमें भी हम थे। कर्मचारी अपना अंशदान भी दे रहे हैं, भवन बना रहे हैं। कर्नल साहब और सभी अतिथि, सभी शहीद, ये तो कोई भी नहीं चाहता था कि मेरा व्यक्तिगत मकान आप बना के देना। नहीं। समाज का मकान बनाना, समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, तो अच्छे लोग तो ये कर रहे हैं। किन्हीं ने अकेले, जैसे टोंक में अकेलों ने किया है, सीकर में अकेलों ने किया है, अलवर में अकेलों ने किया है। लेकिन समाज में एक ऐसी क्रांति आई है गुजर बच्चे और बच्चियों में पढ़ने और पढ़ाई की और अपने आप को सिद्ध करने की। उनको लग रहा है जैसे मैं चाहे आरक्षण हो चाहे ना हो, आगे निकलना है। बिल्कुल, ये तो है, परिणाम बता रहे हैं। बिल्कुल मेरिट में भी आ रहे हैं। तो अच्छे लोग साधनों को समाज सेवा में लगा रहे हैं। मूर्ख लोग कथा, गंगो, धर्म इसमें लगा रहे हैं। एक अति मूर्ख की श्रेणी है जो NCR और उसके आसपास भी मिलते हैं, वो शराब में लगा रहे हैं, करोड़ों की शादियों में लगा रहे हैं। तो सारा ही समाज एक मुखी हो जाए ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन मैं तो पॉजिटिव बात ही करूँगा कि हर सकारात्मक व्यक्ति जगह तो है। डॉक्टर साहब, मैंने आपकी एक और पहल देखी थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी आपने बनाई जी, गुर्जर समन्वय समिति अखिल भारतीय लेवल, उसको उस व्यापी कोई नेशनल लेवल पे कोई फिर से आंदोलन, क्योंकि आप उस आंदोलन के भी माइंड थे, तो कोई और ऐसा चल रहा हो कि एक नेशनल लेवल पे DNT को लेकर काम किया जाए, ऐसा कुछ है या फिर कुछ और उसके उद्देश्य है? देखिए, आप भविष्य की बात कर रहे हैं। हाँ, DNT कमीशन की रिपोर्ट आपके सामने पड़ी है, दाते कमीशन के बाद में संसद में आ गई है। 10% का रिजर्वेशन इन क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों को होना ही चाहिए, ये सामने जी। आज की संसद उस पर विचार कर ले तो ये अगले दिन हो जाए। लेकिन अभी हमें इतने दिन में समझ में आ गया है, बिना हेड काउंट के, बिना आंदोलनों के, बिना अपनी आवाज़ उठाए कोई सरकार कुछ देने वाली नहीं होती है। 2 बात थी। राष्ट्रीय गुर्जर समन्वय समिति का संकलन किया गया, आदरणीय अंतराम तंवर साहब उसके अध्यक्ष हैं, मुझे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। अनंत संगठन है गुर्जर समाज में, महासभाएँ, परिषदें, सेनाएँ, ये सेनाएँ हैं। हमने उनसे ये कहा कोई रजिस्टर्ड संगठन हो, बैंक में खाता हो, अपनी मेंबरशिप हो तो आप इस समिति में जुड़ जाइए। शिक्षा का या हॉस्टल का कोई भी एक काम ले लीजिए और साल में एक बार मिलके हम समन्वय से काम करें। हम अल्टीमेटली उठाना तो समाज को ही चाहते हैं। लगभग 75 संगठनों ने मिलकर हाँ 75 संगठनों ने फरीदाबाद गुर्जर भवन में बैठ के इस पर मोहर लगाई। वो काम चल भी रहा है और उसमें अभी लेटेस्ट श्री गोवर्धन झड़पिया जी, पूर्व गृह मंत्री गुजरात, वो भी जुड़ गए हैं। उन्होंने एक दूसरा और कंसेप्ट भी कहा कि गुर्जर समाज केवल गुर्जर समाज राजस्थान नहीं है। पटेल, पाटिल, कुर्मी, बिहार वाले लोग, यूपी के लोग, रेवाड़ी, रायका, अगर ये सब मिल जाए तो 33% की लगभग जनसंख्या होती है ओवरऑल इंडिया में। अगर ये संख्या इकट्ठी होती है तो इसके बच्चों को सड़कों पर नहीं मरना पड़ेगा, इनकी एक आवाज़ पर इनकी मांगें पूरी हो जाएंगी। और प्रजातंत्र में यही एक तरीका है। किसी को जल्दी समझ आ जाए तो बहुत अच्छा, किसी को ऐसे ही जान झोंक के बाद में लेट समझ में आ जाए तो बहुत देर होगी। तो हम आजकल इस काम पर लगे हुए हैं। बस डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल और लेते हैं। एक कोई मैसेज जो आपको समाज को, सोसाइटी को देना है, और कोई मैसेज? बहुत बलशाली कम्युनिटी है ये उस हाथी की तरह जो दिशा भूल और बल भूल हो रहा है। इस बलशाली कम्युनिटी में अगर पराक्रमी मिहिर भोज राजा हुए हैं तो DNA तो अभी तक तो होगा, लेकिन इस बल को छोटी छोटी चीज़ों में ना खर्च किया जाए। जिसको कहते हैं ना, बदला मत लो, बदल के दिखाओ। और बदलना ये है कि कलम उठाओ, पढ़ाई करो और नंबर बनाओ। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो साथियों, ये थे डॉक्टर रूप सिंह गुर्जर जी, जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के शुरुआती लोगों में से हैं और जिनका बड़ा अच्छा रिसर्च भी आज आप लोगों के सामने इन्होंने बताया भी है कि कैसे हमने वर्क किया। और ये वीडियो आज हमने
ना केवल उन लोगों के लिए कि आंदोलन की याद रहे या आंदोलन की रिसर्च के लोगों के लिए काम कर रहे, उन लोगों के लिए भी, मतलब जो दिल्ली में सो कॉल्ड वो लोग लिबरल हैं, जो ये कहते हैं कि ये पुलिस और प्रशासन ने किया, उन लोगों से भी आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन करते हैं कि पूरे देश के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं होगा जहाँ पुलिस और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज ने मिलकर, जहाँ एक दूसरी कम्युनिटी ने सरकार की सह पे लोगों का जेनोसाइड किया हो और जिनको अभी तक न्याय नहीं मिला हो। देर से फिर कभी उनको न्याय मिलेगा और फिर से कभी हम डॉक्टर साहब आपका टाइम लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।